हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। और आज की जो क्लास है वो होने जा रही है हमारी फिक्सेशन के बारे में। देखिए, फिक्सेशन जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होती है, जहां से आपकी हिस्टोपैथोलॉजी का जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जो होता है उसकी शुरुआत जो होती है आपकी फिक्सेशन से ही होती है। कोई भी हिस्टोपैथोलॉजिकल सैंपल अगर आता है, कोई भी बायोप्सी का सैंपल आता है, किसी भी प्रकार की कोई भी सर्जरी होती है, तो ऐसी कंडीशंस में सर्जरी के अंदर क्या किया जाता है, जिस प्रकार का एरिया पेशेंट का इन्फेक्टेड है तो उस इन्फेक्टेड एरिया को काट के बाहर निकाल दिया जाता है। और जैसे ही उसको कट करके रिमूव किया जाता है पेशेंट के बॉडी से, तो उसके तुरंत बाद उसको फिक्स करना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे ही आपकी सर्जरी कंप्लीट होती है, वहां से ऑर्गन को जैसे ही निकाला जाता है, कोई भी बायोप्सी का सैंपल जब भी आता है तो वो फिक्स्ड होके आता है। नॉर्मली जनरली नाइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड इन सॉल्यूशन के अंदर रख के उनको हमारी लैब के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद जैसे ही अगर आपकी हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर कोई भी सर्जरी का सैंपल आता है, सर्जिकल सैंपल या कोई बायोप्सी का सैंपल आता है, तो उसको हमें फिक्स्ड करना रहता है। फिक्सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। फिक्स्ड कैसे किया जाता है, क्या क्या चीज़ें होती है फिक्सेशन के बारे में, किस तरीके से फिक्स्ड किया जाता है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो एक फिक्सेशन के प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही किस प्रकार का रिएजेंट फिक्सेशन में यूज़ होता है, कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं उनके, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो वो सब कुछ अपन इस क्लास के अंदर डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की, जानते हैं फिक्सेशन क्या होता है, किस प्रकार से किया जाता है, सब कुछ अपन इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फिक्सेशन क्या होता है। देखिए, फिक्सेशन वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि फिक्स्ड करना। फिक्सेशन का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड करना। और फिक्स्ड करने का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गन है या कोई भी बायोप्सी सैंपल है, तो उसको किस प्रकार से हम वैसा का वैसा बनाए रख सकते हैं जैसा उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर था, जिसका उसका एक्चुअल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है, सेल्यूलर कंपोजिशन होता है। तो उसको वेल मेंटेन करने के लिए जो प्रोसीजर हम यूज करते हैं, वो प्रोसीजर होता है आपका फिक्सेशन या फिक्स्ड करना। फिक्सेशन क्या होता है, देखो कि जब भी हमारी बॉडी से कोई भी सेल्स या टिश्यूज को जब हम रिमूव करते हैं, सेल्स या टिश्यूज जब भी हमारी बॉडी के अंदर से रिमूव किया जाता है, तो ऐसी कंडीशंस में उनके अंदर क्या होता है, जैसे ही हमारी बॉडी से कोई भी सेल्स और टिश्यूज अगर हम रिमूव करेंगे, बाहर निकालेंगे, या पेशेंट की बॉडी से हम कोई भी सेल और टिश्यूज को अगर बाहर निकाल रहे हैं, यानी कि ऑर्गन को बाहर निकाल रहे हैं, तो जैसे ही वो रिमूव होगा तो उसके बाद तुरंत उसका डिस्ट्रक्शंस होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले क्या होता है, डिस्ट्रक्शंस होना शुरू हो जाता है। और वहां पे जो डिकम्पोजिशन होना होता है वो भी आपका शुरू हो जाता है। डिकम्पोजिशन होना भी यहाँ पे शुरू हो जाता है। डिस्ट्रक्शन में क्या होता है कि आपकी सेल जैसे ही आपकी बॉडी से बाहर निकलती है, तो वो अपने आप डिस्ट्रॉइड होना शुरू हो जाती है, डैमेज होना वो शुरू हो जाती है। क्योंकि जैसे ही आपकी बॉडी से सेल अगर बाहर निकलती है, तो वहां पे क्या होता है, सेल या ऑर्गन जब बाहर निकलता है तो उसके अंदर से ब्लड सप्लाई होना बंद हो जाता है। जैसे ही ब्लड सप्लाई बंद होगा, तो ऐसी कंडीशंस में वो ऑर्गन या उस ऑर्गन के अंदर जो सेल का कंपोजिशन होता है, वो अपने आप डैमेज होना शुरू हो जाती है। क्योंकि वहां पे ब्लड जो होता है वो आपका रुक जाता है, ब्लड सप्लाई होना बंद हो जाता है। जैसे ब्लड सप्लाई बंद होता है, तो आपकी जो भी ऑर्गन बाहर निकला है या कोई भी सेल कंपोनेंट अगर बाहर निकला है, सेल या टिश्यूज को अगर बाहर निकाला है, तो ऐसी कंडीशन में वो अपने आप डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे, डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ब्लड सप्लाई वहां पे बंद हो जाता है। ब्लड सप्लाई जो होता है आपका रुक जाता है। इस वजह से यहाँ पे अपने आप जो होता है आपका सेल्स जो रहती है वो अपने आप डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। जैसे डिस्ट्रक्शन होगा, तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक और चीज रहती है कि यहाँ पे प्यूट्रिफिकेशन होना शुरू हो जाता है। प्यूट्रिफिकेशन और ऑटोलाइसिस, दोनों प्रोसेस जो होती है आपकी यहाँ पे शुरू हो जाती है। ऑटोलाइसिस के अंदर जो होता है आपका सेल्फ डिस्ट्रक्शन होता है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है। और प्यूट्रिफिकेशन के अंदर आपका बैक्टीरियल कंपोजिशन होना शुरू हो जाता है, बैक्टीरियल कंटामिनेशन जो रहता है वो आपका शुरू हो जाता है। दो प्रकार की प्रोसेस जो होती है यहाँ पे होती है। प्यूट्रिफिकेशन के अंदर जो रहता है, यहाँ पे प्यूट्रिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे ही सेल्स बाहर निकलती है या कोई भी ऑर्गन अगर बाहर निकलता है, तो वहां पे एक्सटर्नल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके अपना अटैक करना शुरू कर देते हैं। और वहां पे वो कंटामिनेशन जो होता है उसको बनाना शुरू कर देते हैं। बैक्टीरियल कंटामिनेशन यहाँ हो जाता है। जैसे ही ऑर्गन अगर बाहर निकला है, तो एक्सटर्नल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उस ऑर्गन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, और वहां जाके अपनी कॉलोनीज जो होती है उनकी बनाना वो शुरू कर देते हैं। तो बैक्टीरियल कंटामिनेशन यहाँ होना शुरू हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही बॉडी से ऑर्गन बाहर निकलता है, तो उसके अंदर ऑटोलाइसिस जो होता है, यानी कि हमारी जो सेल होती है, सेल के अंदर एक लाइसोसोम रहता है।
लाइसोसोम जो होता है वो क्या कर देता है, हमारी सेल्स को ब्रेक करना शुरू कर देता है, तोड़ना शुरू कर देता है, यानी कि डिग्रेड कर देना शुरू कर देता है, नष्ट वो कर देता है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम यहाँ पे लाइटिक रिएक्शन को कोस करता है, लाइटिक रिएक्शन। जितनी भी लाइटिक रिएक्शंस होती है, लाइटिक मतलब ब्रेकडाउन, हमारी सेल्स का जो होता है यहाँ पे ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है, सेल्स बिखरना शुरू हो जाती है, या सेल्स जो रहती है वो टूटना शुरू हो जाती है। जैसे ही वो टूटेगी, ब्रेकडाउन होगा सेल के अंदर लाइसोसोम का, तो इसी कंडीशन में वहां पे पस फॉर्मेशन यानी कि लिक्विड जो होगा वो बनना शुरू हो जाएगा। तो इन सारी प्रोसेस को रोकने के लिए, इन सारी चीजों से रोकने के लिए हम जो प्रोसेस लगाते हैं वो होती है आपकी फिक्सेशन। तो फिक्सेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, क्योंकि जैसे ही आपकी बॉडी से ऑर्गन बाहर निकलता है तो उसके अंदर इतने सारे चेंजेस जो होते हैं वो अपने आप होना शुरू हो जाते हैं। तो इन सारी चीजों से रोकने के लिए हम जो प्रोसेस लगाते हैं वो प्रोसेस होती है आपकी फिक्सेशन। तो फिक्सेशन जो होती है एक प्रकार की कॉमन स्टेप है जो कि आपकी प्रिवेंट करती है, आपकी बॉडी को प्रिवेंट करता है टिश्यूज के स्ट्रक्चर, टिश्यूज या सेल्स स्ट्रक्चर। और ये क्या कर देता है, वेल मेंटेन करता है, प्रिवेंट करता है आपके सेल्स और टिश्यूज के स्ट्रक्चर को। किसके, किससे प्रिवेंट करता है, बाय ऑटोलाइसिस, ऑटोलाइसिस एंड प्यूट्रिफिकेशन। दोनों ही प्रोसेस से को रोकने का जो काम करता है वो होता है आपका फिक्सेशन। और जैसे ही आपकी बॉडी से टिश्यूज या ऑर्गन बाहर निकलता है, फिक्सेशन की एक जनरल प्रोसेस होती है कि व्हेन टिश्यू रिमूव फ्रॉम द बॉडी, व्हेन टिश्यू रिमूव फ्रॉम द बॉडी, और जैसे ही ये आपकी बॉडी से टिश्यूज बाहर निकलता है, रिमूव किया जाता है, तो ये अपने आप ऑटोलाइसिस और डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है, ये ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। और इस प्रोसेस को रोकने के लिए जो हम लगाते हैं उस प्रोसेस का नाम होता है फिक्सेशन। फिक्सेशन पूरी तरीके से आपकी बॉडी के अंदर जैसा ऑर्गन था वैसा का वैसा वो बनाए रखने का काम करती है। तो इस प्रकार की प्रोसेस को हम बोलते हैं फिक्सेशन। अब फिक्सेशन जो रहती है, फिक्सेशन की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर एक प्रकार के कंपोनेंट यूज होते हैं, जिन कंपोनेंट का नाम होता है फिक्सेटिव एजेंट। फिक्सेशन के प्रोसेस में फिक्सेटिव एजेंट जो होते हैं वो यूज होते हैं। अब ये फिक्सेटिव एजेंट जो होते हैं आपके एक प्रकार के केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, केमिकल्स कंपोनेंट ये रहते हैं, केमिकल से मिलके बने हुए होते हैं आपके फिक्सेटिव सॉल्यूशन। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया आपका, फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूट्रेल्डिहाइड होता है, पिक्रिक एसिड होता है। तो ये सारे क्या होते हैं, ऐसे अलग अलग टाइप के बहुत सारे फिक्सेटिव सॉल्यूशन हमारी हिस्टोपैथोलॉजी एरिया के अंदर यूज होते हैं। तो ये एक कॉमन फिक्सेटिव एजेंट की अपनों ने यहाँ एग्जांपल देख लिए हैं, फॉर्मेल्डिहाइड होता है, ग्लूट्रेल्डिहाइड होता है, पिक्रिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है, साइट्रिक एसिड होता है। अलग अलग टाइप के कंपोनेंट जो रहते हैं आपके फिक्सेटिव कंपोनेंट, उनका हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब जैसे ही ये इस प्रकार से कोई भी ऑर्गन अगर आता है तो उस ऑर्गन को हमारी लैब के अंदर रिसीव किया जाता है, हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर। ये इस प्रकार का कंटेनर है, ये कंटेनर है, और इसके अंदर ये ऑर्गन जो है आपका यहाँ लैब के अंदर ट्रांसफर किया गया है, भेजा गया है किसी भी हॉस्पिटल एरिया से, सर्जरी करके ऑपरेट करके उस ऑर्गन को ऐसे ट्रांसफर किया जाता है। जैसे ही सर्जिकल बायोप्सी हम रिसीव करते हैं तो फिर हमें क्या करना रहता है, प्रॉपरली उसको चेक करना रहता है किस प्रकार का केमिकल कंपोनेंट उसके अंदर ऐड किया गया है, फिक्सेटिव प्रॉपर अमाउंट में है या नहीं है, ऑर्गन किस प्रकार से वो कलेक्ट किया गया है, सारी चीजें अपन यहाँ कंटेनर जो रहता है उसके ऊपर हम देखते हैं। तो ये कंटेनर जो रहता है, यानी कि जो भी आपका स्पेसिमेन कंटेनर है, जो भी लैब के अंदर आप सैंपल रिसीव कर रहे हैं, स्पेसिमेन कंटेनर आपका यहाँ पे प्रॉपरली लेबल होना चाहिए, प्रॉपरली लेबल्ड होना चाहिए। और उसके ऊपर जो है वॉल्यूम, ऑर्गन की वॉल्यूम लेबल होनी चाहिए। इसके साथ ही वहाँ पे किस प्रकार का फिक्सेटिव कंटेनर वहाँ पे यूज़ किया गया है, फिक्सेटिव सॉल्यूशन कौन सा यूज़ किया गया है, वो आपका यहाँ पे लेबल होना चाहिए। और इमीडिएटली जैसे ही आपका सर्जिकल सैंपल जैसे कलेक्ट किया जाता है हॉस्पिटल एरिया के अंदर, तो कलेक्शन के तुरंत बाद हमें जितना जल्दी हो सके उसको हिस्टोपैथोलॉजी एरिया के अंदर ट्रांसफर करना चाहिए, लैब के अंदर इमीडिएटली हमें ट्रांसफर करना चाहिए। और जैसे ही हमारी लैब के अंदर आया है तो उसके तुरंत बाद हम उसको रिसीव करके आगे की जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जो होता है हमारा उसको हम शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है वो पूरी आपकी फिक्सेशन कहलाती है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो फिक्सेशन की प्रोसेस जो रहती है उस फिक्सेशन के प्रोसेस के ऊपर अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो आता है आपका, यहाँ पे कुछ कॉमन फैक्टर्स जो होते हैं टाइप्स ऑफ फिक्सेटिव, अलग अलग टाइप के हम फिक्सेटिव सॉल्यूशन यूज करते हैं। तो पहला जो आता है आपका फॉर्मेल्डिहाइड होता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड जो रहता है एक मोस्ट कॉमन फिक्सेटिव सॉल्यूशन है आपका,
फॉर्मेल्डिहाइड मोस्ट कॉमनली फिक्सेटिव सॉल्यूशन है जो कि आपकी हिस्टोपैथोलॉजी एरिया के अंदर यूज किया जाता है। और फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है एक प्रकार का एल्डिहाइड कंपोनेंट होता है, एल्डिहाइड होता है फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड जो रहता है ये जनरली आपका 10% न्यूट्रल बफर फॉर्मेलिन के अंदर यूज होता है, 10% न्यूट्रल बफर फॉर्मेलिन। और इसके अलावा ये जनरली बफर फॉर्मेलिन के नाम से भी जाना जाता है, बफर फॉर्मेलिन। तो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला फिक्सेटिव सॉल्यूशन आपका फॉर्मेल्डिहाइड होता है जो कि एक प्रकार का एल्डिहाइड कंपोनेंट है। और ये फॉर्मेल्डिहाइड सेल के अंदर सारे कंपोनेंट को वेल प्रिजर्व कर देता है, अच्छी तरीके से प्रिजर्वेशन करने का एक काम करता है। सेल के अंदर चाहे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हो या न्यूक्लियर कंपोनेंट हो, अलग अलग टाइप के जो कंपोनेंट होते हैं सेल के सभी कंपोनेंट को ये प्रॉपरली प्रिवेंट करने का काम करता है। सेल के कंपोनेंट्स को वेल प्रिजर्व ये कर देता है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। सभी प्रकार के टिश्यू सेक्शन या सभी प्रकार का जो बायोप्सी सैंपल आता है, चाहे वो बोन्स का हो, टीथ का हो, या किसी भी प्रकार का इंटरनल ऑर्गन हो गया जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गई, हार्ट हो गया, किसी भी प्रकार का बायोप्सी सैंपल अगर हमारी लैब के अंदर रिसीव होता है तो उसको इजीली हम फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर फिक्स करके रख सकते हैं और हमारी फिक्सेशन की प्रोसेस जो होती है वो पूरी तरीके से सही हो जाती है। प्रॉपरली रिएक्शन करवाने का जो काम करता है वो होता है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। फिर एक और होता है ग्लूट्रेल्डिहाइड। तो ग्लूट्रेल्डिहाइड जो रहता है आपका सेकेंडरी फिक्सेटिव है। ग्लूट्रेल्डिहाइड भी मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला फिक्सेटिव सॉल्यूशन से सेकेंडरी फिक्सेटिव सॉल्यूशन अपन इसको बोल सकते हैं। ये यूज होता है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जब भी हमें करनी होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर अगर हमें किसी भी बायोप्सी सैंपल को देखना है तो इसी कंडीशन में हम ग्लूट्रेल्डिहाइड का यूज करते हैं। ग्लूट्रेल्डिहाइड के अंदर हम 4 आवर्स तक फिक्स्ड करके रखते हैं। और यहाँ जो ग्लूटेल्डिहाइड का अगर हम फिक्सेशन करते हैं या ग्लूटेल्डिहाइड से अगर हम फिक्स करते हैं किसी भी सेलुलर सैंपल को तो इसी कंडीशन में हमें वहाँ टेम्परेचर जो होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड रखना पड़ता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये आपका इजीली फिक्स्ड करने का काम करता है। और इसका जो ड्यूरेशन पीरियड होता है वो 4 आवर्स के लिए रहता है। तो यहाँ पे हम ग्लूटेल्डिहाइड जो होता है वो आपका यूज होता है जब भी हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करनी होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हमें किसी भी सैंपल जो होता है जैसे कि काफी अल्ट्रा थिन सेक्शंस अगर हम किसी कट करते हैं, अल्ट्रा थिक सेक्शंस, अल्ट्रा थिन सेक्शन जब भी आपका कट किया जाता है, बहुत सारी बायोप्सी सैंपल आते हैं हमारे पास जहाँ पे हमें डायग्नोस करने के लिए अल्ट्रा थिन सेक्शन करते हैं। काफ़ी स्मॉल पीस में जब हम माइक्रोटोमी करते हैं, नैनोमीटर के अंदर जब हम माइक्रोटोमी करते हैं, काफ़ी थिन सेक्शन जब हम कट करते हैं टिश्यूज का, तो ऐसी कंडीशंस में उसको स्टेन करके फिर जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बेस पे ही उसका हम आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं। तो जब भी हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की ज़रूरत होती है देखने के लिए, जैसे कि बहुत सारे हिस्टोकेमिकल रिएक्शंस होती है, हिस्टोकेमिकल रिएक्शन जब भी होती है तो वहाँ पे हमें जो रहती है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर हमें देखना रहता है। इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री रिएक्शंस भी होती है बहुत सारी। इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री के अंदर हम ग्लूटेल्डिहाइड जो रहता है आपका उसका हम उपयोग करते हैं इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री के अंदर। तो अलग अलग जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमें करना रहता है, डिटेल वाइज इन्वेस्टिगेशन जब हमें करना रहता है तब हम ग्लूटेल्डिहाइड जो होता है इसका हम उपयोग करते हैं। फिर आता है आपका अल्कोहल ईथर फिक्सेटिव। तो अल्कोहल ईथर फिक्सेटिव जो रहता है ये आपका कंपोजिशन है अल्कोहल का और ईथर का, दोनों से मिलकर बना हुआ फिक्सेटिव सॉल्यूशन है अल्कोहल ईथर फिक्सेटिव। इसके अंदर जो रहते हैं जैसे कि मिथेनॉल का भी यूज होता है आपका। मेथेनॉल, मेथेनॉल जो रहता है वो भी एक प्रकार का अल्कोहल का टाइप से होता है। तो अल्कोहल ईथर सॉल्यूशन जो रहता है इसके अंदर इथेनॉल और मेथेनॉल जो होता है दोनों जो रहते हैं आपके, इथेनॉल और मेथेनॉल दोनों ही अल्कोहल के टाइप से हैं। तो अल्कोहल बेस्ड के फिक्सेटिव के एग्जांपल है इथेनॉल और मेथेनॉल दोनों। तो इथर अल्कोहल फिक्सेटिव भी होता है आपका, इथर अल्कोहल फिक्सेटिव इसको बोला जाता है, और इसको मेथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल फिक्सेटिव इसको हम बोलते हैं। तो अल्कोहल बेस्ड फिक्सेटिव जो होते हैं ये आपके कभी भी हमें सेल्यूलर सैंपल का जब हम इन्वेस्टिगेशंस करना होता है, सेल्यूलर इन्वेस्टिगेशन अगर हम करते हैं तो वहाँ पे हमें अल्कोहल बेस्ड फिक्सेटिव की नीड रहती है। जैसे कि 70% इधर अल्कोहल जो होता है मोस्ट कॉमनली यूज होता है आपके साइटोलॉजी एरिया जो रहता है, साइटोलॉजी लैब के अंदर हम 70% इथर अल्कोहल सॉल्यूशन जो रहता है हमारा उसका हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा यही आपका उपयोग होता है।
तो 70% इथर एल्कोहल सॉल्यूशन इजीली फिक्स्ड कर देता है, इमीडिएटली फिक्स्ड करने का काम करता है। तो एल्कोहल बेस्ड फिक्सेटिव भी आपके यूज होते हैं जब भी हमें स्मीयर प्रिपरेशन करनी होती है या स्मीयर को अगर हमें फिक्स्ड करना होता है। तो यहाँ पे या तो हम मेथेनॉल के अंदर रखते हैं या फिर एथेनॉल के अंदर रखते हैं। तो 70% इथर एल्कोहल सॉल्यूशन यहाँ पे यूज होता है। मिथाइल एल्कोहल मेथेनॉल सॉल्यूशन जो होता है उसका भी हम जनरली पेरिफेरल ब्लड फिल्म अगर हम बनाते हैं, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर अगर हम बनाते हैं और उसको अगर हम एमजीजी स्टेन से स्टेन करते हैं, यहाँ पे हम एमजीजी स्टेन जो रहती है मे ग्रोनवाल जिम्सा स्टेनिंग, तो वहां पे आपका जो रोमेनोविस्की स्टेन इसका सेकेंडरी नेम होता है। इस स्टेनिंग को रोमेनोविस्की स्टेन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अंदर जो रहता है आपका मेथेनॉल सॉल्यूशन जो होता है यानी कि मिथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन जो रहता है उसके साथ हम फिक्स्ड करते हैं स्लाइड के ऊपर स्मीयर बना के। तो ये अल्कोहल बेस्ड फिक्सेटिव का ही एग्जांपल है जो कि मोस्ट कॉमनली आपका यूज किया जाता है सेल्यूलर सैंपल को इन्वेस्टिगेशन करने में, या सेल्यूलर सैंपल जब भी हम स्मीयर प्रिपरेशन करते हैं, डायग्नोसिस हम करते हैं, तो वहां पे ये फिक्सेटिव जो होते हैं आपके यूज्ड होते हैं, अलग अलग टाइप के फिक्सेटिव। अब यहाँ पे देख लेते हैं सेकेंड जो रहता है आपका फिक्सेशन टाइम। तो फिक्सेशन टाइम जो रहता है जब भी सेकेंडरी फैक्टर्स आता है आपका यहाँ पे फिक्सेशन टाइम, तो एक फिक्सेशन के प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए 12 टू 24 आवर्स का ड्यूरेशन पीरियड लगता है। जनरली एक बार जो फिक्सेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, सिंपल सी प्रोसेस जो रहती है आपकी एक बार फिक्स्ड होने के लिए, यानी कि कोई भी बायोप्सी सैंपल अगर आपने कलेक्ट किया है तो उसका फिक्सेशन हम करेंगे। तो जनरली रूटीनली जो फिक्सेशन होता है आपका 12 से 24 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाता है। 12 टू 14 आवर्स का ये ड्यूरेशन टाइमिंग होता है। अगर लार्जर टिश्यूज आते हैं, लार्जर बायोप्सी आती है, तो ऐसी कंडीशन में ये ड्यूरेशन पीरियड जो होता है 14 आवर्स तक भी इंक्रीज हो जाता है। कुछ हार्ड सैंपल आते हैं जैसे कि बोन सैंपल हो गया है, टीथ का सैंपल हो गया है, तो इनको फिक्स करने के लिए हमारे ड्यूरेशन पीरियड जो होता है वो थोड़ा सा इनहेंस हो जाता है, बढ़ जाता है। बाकी जनरली 12 से 24 घंटे के अंदर आपके रूटीनली टिश्यू सैंपल जो होते हैं या रूटीन बायोप्सी सैंपल जो होते हैं वो इजीली आपके फिक्स्ड हो जाते हैं। ये एवरेज ड्यूरेशन पीरियड होता है। अब यहाँ पे फिक्सेशन टाइमिंग जो होता है, अगर फिक्स्ड कर रहे हैं हम किसी भी सैंपल को या किसी भी बायोप्सी सैंपल को अगर हम फिक्स्ड कर रहे हैं, तो वहां पे हमारा जो फिक्सेटिव वॉल्यूम्स जो होती है, जैसे ये आपका कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ये आपका टिश्यू सैंपल हो गया है, जैसे कि ये हमारा लीवर बायोप्सी हो गई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिक्सेटिव सॉल्यूशन जो रहेगा वो इस प्रकार से आपका ऐड किया जाएगा। तो फिक्सेटिव वॉल्यूम जो है आपकी कम से कम 120 रेशो या एटलीस्ट 1:10 में होनी चाहिए। जितने आपकी टिश्यूज की वॉल्यूम है उससे 10 गुना ज्यादा आपके फिक्सेटिव सॉल्यूशन की वॉल्यूम होनी चाहिए। और इससे ज़्यादा अगर रहेगी तो वो उतना जल्दी फिक्स्ड कर देगा। जैसे जैसे आपकी फिक्सेटिव वॉल्यूम बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका जो ड्यूरेशन पीरियड होता है वो भी आपका कम होता जाता है। तो जनरली जब भी हम टिश्यू सैंपल को अगर हम फिक्स्ड करते हैं तो वहाँ पे ड्यूरेशन पीरियड हमारा 12 टू 14 आवर्स यानी कि 12 टू 24 आवर्स रहता है, 12 से 24 घंटे का रहता है। अब यहाँ पे अगर फिक्सेटिव वॉल्यूम्स की क्वांटिटी अगर कम हो जाएगी, फिक्सेटिव सॉल्यूशन की अगर वॉल्यूम कम हो जाएगी, तो ऐसी कंडीशन में हमारा ड्यूरेशन पीरियड जो होता है फिक्सेशन होने का वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो फिक्स्ड करने के लिए या फिक्सेशन के प्रोसेस का रूटीन टाइमिंग जो रहता है आपका 12 टू 24 आवर्स का रहता है। टेम्परेचर जो रहता है जनरली आपकी जो फिक्सेशन की प्रोसेस होती है, फिक्सेशन का जो ड्यूरेशन पीरियड रहता है या टेम्परेचर जो रहता है वो आपकी रूम टेम्परेचर पे सारा फिक्सेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है ये एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जहाँ पे फिक्सेशन इजीली हो जाता है हमारा। लेकिन बहुत सारे एंजाइमेटिक रिएक्शन के अंदर हमें टेम्परेचर जो रहता है वो लो रिएक्शन पे करवानी पड़ती है। लो टेम्परेचर जो रहता है यानी कि फ्रीजिंग टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं, फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो फ्रीजिंग टेम्परेचर जो रहता है यानी कि काफ़ी लो टेम्परेचर, माइनस का टेम्परेचर भी अपन मान के सकते हैं। तो जो टेम्परेचर कभी भी हम डाउन करते हैं या माइनस में टेम्परेचर हम रखते हैं तो बहुत सारी रिएक्शन होती है, जैसे कि एंजाइमेटिक रिएक्शन अगर हो रही है, बहुत सारी एंजाइमेटिक रिएक्शन के अंदर हमें टेम्परेचर जो होता है वो कम करना पड़ता है। लो टेम्परेचर के बेस पे बहुत सारी रिएक्शन होती है। और अगर हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी अगर करवानी है तो वहाँ पे टेम्परेचर जो होता है हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड सेट करके रखते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी अगर करवानी है या ग्लूट्रेल्डिहाइड फिक्सेटिव अगर आपने यूज किया है, तो ऐसी कंडीशन में वहां पे फिक्सेशन करने का जो टाइमिंग या टेम्परेचर जो रहता है आपका वो आपको 4 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। बाकी जनरली जितनी भी प्रोसेस होती है वो हमारी 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे इजीली हो जाती है। रूम टेम्परेचर पे हमारी ये प्रोसेस जो होती है इजीली हो जाती है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो ऐसी कंडीशन में हमारी फिक्सेशन रिएक्शन जो होती है उसकी भी स्पीड जो होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि हम सही तरीके से फिक्स नहीं कर पाएंगे और लो टेम्परेचर के ऊपर भी हमारा फिक्सेशन जो रहता है, फिक्सेशन की प्रोसेस के ऊपर इफेक्ट होता है। तो जब भी हम फिक्सेशन करते हैं या फिक्सेशन की प्रोसेस की जाती है तो वो एवरेज आपके रूम टेम्परेचर पे की
जाती है। फिर आती है पेनिट्रेशन पावर। तो पेनिट्रेशन पावर जो रहती है, कोई भी फिक्सेटिव सॉल्यूशन जो होता है, फिक्सेटिव सॉल्यूशन जो रहता है आपका पेनिट्रेट करना चाहिए। फिक्सेटिव सॉल्यूशन के पास जो रहती है पेनिट्रेशन पावर रहती है। अब ये पेनिट्रेशन पावर अगर आपकी मेंटेन रहे, पेनिट्रेशन कैपेसिटी अगर मेंटेन रहे, तो उसके लिए हमें टिश्यू सेक्शन जो रहता है उसकी साइज भी हमें एवरेज मेंटेन करके रखनी पड़ती है। टिश्यू सेक्शन जो रहता है आपका 1 to 4 माइक्रोमीटर यानी कि 1 to 4 mm की साइज में टिश्यू सेक्शन आपका कट होना चाहिए। जब भी हम फिक्सेशन करते हैं तो फिक्सेशन के अंदर जो आपका टिश्यू सेक्शन की जो साइज होती है वो आपकी 1 to 4 mm तक होनी चाहिए, यानी कि 1 mm से लेकर 4 mm के बीच में होनी चाहिए। अगर इससे डायमीटर अगर इंक्रीज होगा, 4 mm से ज्यादा साइज का टिश्यू सेक्शन है, तो इसी कंडीशन में पेनिट्रेशन कैपेसिटी जो होती है फिक्सेटिव सॉल्यूशन की वो कम हो जाती है। या काफी अल्ट्रा थिन सेक्शन होता है, काफी कम साइज में भी अगर आपने काटा है, तो ऐसी कंडीशन में भी हमारा जो रहता है फिक्सेशन जो रहता है या फिक्सेटिव सॉल्यूशन जो रहता है वो आपका प्रॉपर्ली उस सेल या टिश्यू कंपोनेंट को पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, और फिक्सेशन जो होता है हमारा सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो 1 to 4 mm की साइज में हमारा टिश्यू सेक्शन कट होना चाहिए। जनरली हम 3 की साइज में हम कट करते हैं। जब भी ऑर्गन आता है या कोई बायोप्सी सैंपल आता है, तो उसका फिक्स्ड करने के बाद डाइसेक्शन किया जाता है, छोटे छोटे पीस के अंदर उस ऑर्गन को कट किया जाता है। तो कटिंग जो होता है उसके अंदर हम काफी स्मॉल साइज के स्लाइस बनाते हैं, छोटी छोटी साइज के जो रहते हैं टिश्यू सेक्शन के हम स्लाइस बनाते हैं। तो 3 के स्लाइस जो होते हैं जनरली बनाए जाते हैं। तो जब भी आपका फिक्सेशन किया जाता है तो फिक्सेशन के अंदर ये एवरेज साइज होती है। अगर इस साइज के बीच में अगर आपकी टिश्यू सेक्शन की साइज नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में फिक्सेशन जो होता है वो आपका काफी इफेक्ट करता है। ये कैरेक्टरिस्टिक या पेनिट्रेशन पावर जो होती है वो काफी ज्यादा असर करती है। सही तरीके से टिश्यू सेक्शन जो होता है आपका फिक्स्ड नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे हम पेनिट्रेशन कैपेसिटी भी आपकी डिपेंड करती है। फिर आता है कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन जो रहता है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए। जब भी हम रूटीन बायोप्सी करते हैं या रूटीन बायोप्सी सैंपल को जब हम फिक्स्ड करते हैं, तो वहाँ पे आपके फिक्सेटिव सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है वो इतना होना चाहिए, 1:10 रेशो के अंदर होना चाहिए। यानी कि कोई भी ऑर्गन है, अगर उसकी जितनी वॉल्यूम है उससे 10 गुना ज़्यादा वॉल्यूम, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10, 10 गुना ज़्यादा अमाउंट में आपकी फिक्सेटिव वॉल्यूम होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 1 ml अगर कोई बायोप्सी सैंपल अगर हमने कलेक्ट किया है, बायोप्सी सैंपल है, लिक्विफाइड सैंपल है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे फिक्सेटिव वॉल्यूम जो रहेगी आपकी, फिक्सेटिव सॉल्यूशन की क्वांटिटी जो रहेगी वो 10 ml रहेगी। तो 10 ml हमें क्या करना रहेगा, यहाँ पे फिक्सेटिव सॉल्यूशन जो रहेगा उसको हमें लेना पड़ेगा, ताकि हमारा बायोप्सी सैंपल जो है वो सही तरीके से फिक्स्ड हो पाए। तो 1:10 रेशो के अंदर हम जो क्वांटिटी रहती है आपकी यहाँ पे यूज होती है जनरली इससे ज्यादा होनी चाहिए। 120 भी होगी तो और सही तरीके से हमारा फिक्स्ड हो पाएगा, 140 रहेगी तो भी फिक्स्ड हो पाएगा। लेकिन अगर हम म्यूजियम टेक्निक के अंदर भी हम यूज करते हैं आपका म्यूजियम टेक्निक जो रहती है, म्यूजियम टेक्निक के अंदर जो फिक्सेटिव सॉल्यूशन की क्वांटिटी रहती है आपकी वो 50 रेशो में रहती है। यानी कि जितना आपके ऑर्गन की वॉल्यूम रहेगी उससे 50 गुना ज़्यादा हमें फिक्सेटिव वॉल्यूम वहाँ पे रखनी पड़ेगी, 50 गुना ज़्यादा फिक्सेटिव सॉल्यूशन को हमें वहाँ रखना पड़ेगा। तो 150 रेशो में म्यूजियम जब भी हमें करना हो तब हम यहाँ पे फिक्सेटिव सॉल्यूशन की वॉल्यूम जो होती है उसको हम बढ़ा देते हैं। बाकी रूटीनली जब भी आपका डायग्नोसिस किया जाता है हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर, तो वहाँ पे हम फिक्सेटिव कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो हम 1:10 रेशो के अंदर रखते हैं। जितनी आपकी ऑर्गन की वॉल्यूम होगी उससे 10 गुना ज़्यादा वॉल्यूम में आपको फिक्सेटिव सॉल्यूशन जो होगा वहाँ पे ऐड करना रहेगा। और जो ड्यूरेशन पीरियड है उसके अंदर हमें कंटिन्यूसली चेक करना रहता है। 12 आवर्स के बाद हमें वापस से चेक करना रहता है कि फिक्स्ड हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, फिक्सेशन सही तरीके से हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। तो इसी कंडीशन में हम जो रहता है कंटिन्यूसली इस फिक्सेशन प्रोसेस के अंदर जो कंटेनर होता है उसके अंदर फिक्सेटिव सॉल्यूशन को ऐड करने के बाद उसको कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करते जाते हैं, ताकि हमारी फिक्सेशन प्रोसेस जो है वो हमारी सही तरीके से हो पाए। फिर आता है बफर पीएच। बफर सॉल्यूशन यहाँ पे यूज होते हैं, और यहाँ पे पीएच जो रहता है आपका 6 to 8 पीएच जो होता है हम मेंटेन करके रखते हैं। जनरली फिक्सेशन जब किया जाता है तो वहाँ पे पीएच हमें मेंटेन करना रहता है, तो यहाँ पे बफर सॉल्यूशन यूज होते हैं, फॉर्मल बफर सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं। तो बफर जो रहता है, बफर आपके ऑर्गन को जब भी हम फिक्स्ड करते हैं फिक्सेटिव सॉल्यूशन के साथ, तो वहाँ पे अलग अलग जो रिएक्शंस होती है, जैसे कि सेल जो रहती है, सेल के अंदर दोनों प्रकार के आपके कंपोनेंट होते हैं। ये न्यूक्लियर कंपोनेंट होते हैं और ये आपके साइटोप्लाज्मिक एरिया है। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स भी यहाँ पे रहते हैं, साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है आपका एसिडिक नेचर का होता है।
और साइटोप्लाज्म जो होता है आपका एल्केलाइन यानी कि बेसिक नेचर का होता है। तो दोनों के कंपोनेंट अलग-अलग है, दोनों का पीएच अलग-अलग है, तो यहाँ पे जो भी हम फिक्सेटिव सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, जैसे एसिटिक एसिड होता है, ग्लूटाल्डिहाइड होता है, अलग-अलग टाइप के कंपोनेंट जो रहते हैं यहाँ पे केमिकल कंपोनेंट फिक्सेशन के प्रोसेस में यूज़ होते हैं। और उन फिक्सेटिव सॉल्यूशन का जो एम होता है, टारगेट यही रहता है कि ये जो एसिडिक नेचर है, ये भी आपका मेंटेन हो पाए और बेसिक नेचर जो है यानी कि साइटोप्लाज्म का जो नेचर है, वो भी आपका पूरी तरीके से मेंटेन हो पाए। तो यहाँ पे पीएच जो रहेगा, बफर सॉल्यूशन क्या करते हैं, बफर सॉल्यूशन इसलिए यूज होते हैं फिक्सेशन के प्रोसेस के अंदर कि आपके सेल का जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है या केमिकल कंपोजिशन जो है वो आपका सही तरीके से मेंटेन हो पाए बिना किसी इफेक्ट के, यानी कि जो फिक्सेटिव सॉल्यूशन हम यूज करेंगे वो हमारे सेल के कंपोनेंट जो रहेंगे उनके ऊपर कोई असर नहीं करेंगे, बस उनको जैसा उनका नेचर है वैसा का वैसा वो बनाए रखेंगे। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि एसिडिक कंपोनेंट है तो उसको ज्यादा एसिडिक कर दिया जाए या उसका जो पीएच रेशो है उसके ऊपर इफेक्ट किया जाए, ऐसा कोई एडवर्स इफेक्ट जो होते हैं वो हमारे फिक्सेटिव सॉल्यूशन नहीं दिखाते हैं, कोई भी रिएक्शन ये नहीं करवाते हैं यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे बफर सॉल्यूशन जो होता है आपका यूज होता है, जिसका पीएच हम 6 to 8 मेंटेन करके रखते हैं, इतना एवरेज पीएच रहता है। और ये बफर सॉल्यूशन हमारे फिक्सेटिव कंपोनेंट के साथ रिएक्ट करता है और जो भी सैंपल हमने रिसीव किया है उसको वेल फिक्स्ड करने का ये काम करता है। फिर आता है एजिटेशन। अब जब भी हम फिक्स्ड किया जाता है, फिक्सेशन की प्रोसेस जैसे आपकी कंप्लीट होती है, तो उसके बाद हम यहाँ पे जो रहता है सेक्शन कटिंग हम करते हैं, यानी कि छोटे-छोटे पीस जो होते हैं टिश्यूज़ के वो कट किए जाते हैं। उसके बाद हम इम्प्रेग्नेशन करते हैं, इम्प्रेग्नेशन। और एक प्रोसेस होती है आपकी इनफिल्ट्रेशन। तो ये अलग-अलग प्रोसेस जो रहती है, ये जब भी हम सेल्युलर डायग्नोसिस करते हैं या हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस करते हैं, तो ये फर्दर स्टेप है, हमारी आगे की डायग्नोस्टिक स्टेप है। इसी के बाद हम माइक्रोस्कोपी करेंगे, यानी कि इसी के बाद जो होता है आपका स्टेनिंग होता है, फिर माइक्रोस्कोपी होता है। तो स्टेनिंग होने से पहले टिश्यू जो होता है इन अलग-अलग सीरीज से गुजरता है, फिक्सेशन किया जाता है, फिक्सेशन होने के बाद सेक्शन कटिंग किया जाता है। तो सेक्शन कटिंग के अंदर भी आपका टिश्यू सेक्शन वैसा का वैसा मेंटेन रहे, तो वो हमारा एजिटेशन की प्रोसेस जो होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इम्प्रेग्नेशन होता है और इनफिल्ट्रेशन होता है, यानी कि जब भी पैराफिन वैक्स के साथ इसको रिएक्ट किया जाता है उससे पहले यहाँ पे अलग अलग टाइप की जो प्रोसेस होती है उन सारी प्रोसेस के अंदर आपके टिश्यू कंपोनेंट या सेल्यूलर कंपोनेंट जो रहते हैं उनको वैसा का वैसा मेंटेन करने का जो काम करता है वो प्रोसेस होती है आपकी एजिटेशन की प्रोसेस। तो एजिटेशन प्रोसेस जो होती है आगे टिश्यू की प्रोसेसिंग को इन्फ्लुएंस करने का यह काम करती है, बढ़ाने का काम करती है और टिश्यू के केमिकल नेचर को मेंटेन करने का काम भी आपकी एजिटेशन जो होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है। फिर आते हैं रिएजेंट। अलग अलग टाइप के रिएजेंट यहाँ यूज होते हैं, अलग अलग टाइप के फिक्सेटिव सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे ये जितने भी रिएजेंट यहाँ यूज होंगे वो सब सिंपल फिक्सेटिव के एग्जांपल है। सिंपल फिक्सेटिव ऐसे फिक्सेटिव सॉल्यूशन होते हैं जो सिंपल वन यानी कि सिंगल वन कंपोनेंट से ये मिलके बने हुए होते हैं, इजी इनको हम बना सकते हैं। और इनके अंदर जो कंपोनेंट यूज होता है केमिकल कंपोनेंट वो अकेला ही रहता है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड होगा तो यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेलिन ही यूज होगा, ग्लूटाल्डिहाइड होगा तो यहाँ पे ग्लूटाल्डिहाइड ही यूज होगा। ये अकेला कंपोनेंट जो होता है वही ऑर्गन को फिक्स करने का ये काम करता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है सिंपल फिक्सेटिव सॉल्यूशन, या यही सिंपल फिक्सेटिव सॉल्यूशन जो होते हैं रिएजेंट के नाम से भी जाने जाते हैं। जब भी हमारे आगे भी फिक्सेटिव आएंगे, जैसे कंपाउंड फिक्सेटिव आएंगे, साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव आएंगे, तो वहां पे क्या होंगे, ये दो दो तीन तीन का ग्रुप बन जाएगा। दो तीन कंपोनेंट जो है हमारे केमिकल कंपोनेंट अगर वो एक साथ मिल जाएंगे उसके बाद वो किसी सॉल्यूशन के अंदर रिएक्ट करेंगे, यानी कि ऑर्गन को फिक्स करने का काम करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे फिक्सेटिव सॉल्यूशन को या तो हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव सॉल्यूशन बोला जाता है, या कंपाउंड सॉल्यूशन बोला जाता है, या माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव सॉल्यूशन उनको बोल सकते हैं अपन। तो सिंपल फिक्सेटिव सॉल्यूशन जो होंगे वो ऐसे फिक्सेटिव सॉल्यूशन जो होते हैं जिनके अंदर ओनली वन टाइप का केमिकल एजेंट जो होता है, यानी कि फिक्सेटिव एजेंट उसका वहां पे यूज किया जाता है, और वो आपके ऑर्गन या बायोप्सी सैंपल को अगर फिक्स करने का काम करता है, सेल्यूलर और टिश्यू कंपोनेंट को अगर फिक्स करने का ये काम करता है, तो ऐसे कंपोनेंट को बोला जाता है सिंपल फिक्सेटिव सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे कुछ रिएजेंट यूज होते हैं जो कि सारे सिंपल फिक्सेटिव के नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले आता है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड जो रहता है एक प्रकार का क्रॉस लिंकिंग फिक्सेटिव इसको हम बोल सकते हैं, क्रॉस लिंकिंग फिक्सेटिव सॉल्यूशन इसको हम बोल सकते हैं। यह आपकी सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स एंड न्यूक्लियर कंपोनेंट, सेल के अंदर दोनों प्रकार के जो कंपोनेंट होते हैं उन कंपोनेंट को ये वेल प्रिजर्व करने का ये काम करता है, किसी भी प्रकार का एडवर्स इफेक्ट ये नहीं दिखाता है, नुकसान नहीं करता है, सिंपल सा उनको फिक्स्ड करने का ये काम करता है। फॉर्मेल्डिहाइड अलग अलग फॉर्म में यूज होता है, यहाँ पे 10%
न्यूट्रल बफर फॉर्मेलिन आपका यूज होता है, न्यूट्रल बफर फॉर्मेलिन जनरली यूज होने वाला फिक्सेटिव सॉल्यूशन है 10% न्यूट्रल बफर फॉर्मेलिन। और ये फॉर्मेलिन जो होता है सभी प्रकार के सेल्यूलर कंपोनेंट, ऑल सेल्यूलर कंपोनेंट और किसी भी प्रकार के ऑर्गन का जब हम सैंपल कलेक्शंस करते हैं, चाहे वो बोन्स टिश्यूज हो या लिवर टिश्यूज हो या फैटी टिश्यूज हो, तो सबको फिक्स करने का ये काम जो करता है वो आपका फॉर्मेल्डिहाइड होता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड टिश्यू कंपोनेंट को वेल मेंटेन करता है, सही तरीके से ये प्रिजर्व करता है और किसी प्रकार का नुकसान ये नहीं दिखाता है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला फिक्सेटिव सॉल्यूशन भी आपका फॉर्मेल्डिहाइड होता है। हर एक डिपार्टमेंट के अंदर जब हमें फिक्स्ड करना हो तो वहां पे सेल और टिश्यू कंपोनेंट को फिक्स करने का जो काम करता है वो आपका फॉर्मेल्डिहाइड होता है। फिर आता है ग्लूट्रेल्डिहाइड। ग्लूट्रेल्डिहाइड जो होता है ये भी आपका एक प्रकार का एल्डिहाइड होता है। ग्लूट्रेल्डिहाइड भी एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड नेचर का ये रहता है। और ये यूज होता है आपका अल्ट्रा थीन सेक्शन के लिए। अल्ट्रा थिन सेक्शन यानी कि नैनोमीटर में जब भी हम टिश्यू सेक्शन को कट करते हैं, जब भी आपका माइक्रोटोमी किया जाता है और माइक्रोटोमी के अंदर हम टिश्यू सेक्शन को कट करते हैं, काफी थिन थिन पीस के अंदर हम कट करते हैं, तो जब भी हमें अल्ट्रा थिन सेक्शन की नीड होती है तो वहां पे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो जब भी हमें किसी भी सेलुलर सैंपल का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करना होता है, जैसे कि इम्यूनोहिस्टोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन करना होता है, इम्यूनो केमिस्ट्री। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री एक प्रकार का हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है जो कि एंटीजन और एंटीबॉडी जो रहती है उनका टिश्यूज के बीच में किस प्रकार का रिएक्शन हो रहा है, यानी कि कोई भी पैथोजन जब आता है आपकी बॉडी के अंदर तो वो आपकी सेल और टिश्यू के बीच में रिएक्शन करवाता है और वो रिएक्शन केमिकल लेवल पे किस प्रकार से हो रही है, आपकी सेल के अंदर किस प्रकार से हो रही है। तो वहां पे जब भी हमें किसी पैथोजन को डिटेक्ट करना होता है, यानी कि जैसे ट्यूमर्स हो गया, कैंसर हो गया, किसी प्रकार का वायरस का इन्फेक्शन हो गया, तो सेलुलर लेवल पे जब हम इनका डायग्नोसिस करते हैं, इनका परीक्षण जब हम किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन को बोला जाता है या ऐसी ब्रांच को बोला जाता है इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। तो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के अंदर हम अल्ट्राथिन माइक्रोस्कोप जो होता है उसका हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको हम बोलते हैं। और यहाँ पे अल्ट्रा थिन सेक्शन जो रहता है, काफी थिन सेक्शन यानी कि नैनोमीटर में हम कट करते हैं टिश्यूज को, तो वहां पे हमें ग्लूट्रेल्डिहाइड जो होता है उसका हमें यहाँ पे उपयोग करना रहता है अल्ट्राथिन बायोप्सी के अंदर या अल्ट्राथिन टिश्यू सेक्शन जब हम कटिंग करते हैं, तो वहां पे ग्लूट्रेल्डिहाइड जो होता है आपका यूज होता है स्पेशली फॉर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अब इसके बाद आता है मर्क्यूरी क्लोराइड। तो मर्क्यूरी क्लोराइड जो रहता है वो आपका फिक्सेटिव सॉल्यूशन का ही टाइप से है, मर्क्यूरी क्लोराइड। अब मर्क्यूरी क्लोराइड जो रहता है इसके अंदर जब भी हम इसको टिश्यूज को फिक्स्ड करते हैं तो ये ब्लैक कलर जो होता है इसको प्रोड्यूस करता है। जब भी हम मर्क्यूरी क्लोराइड फिक्सेटिव से फिक्स्ड करेंगे किसी भी बायोप्सी सैंपल को, अगर यहाँ पे फिक्स ज़्यादा टाइम तक हो गया या ज़्यादा लंबे समय तक अगर हमने मर्क्यूरी क्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर अगर किसी सैंपल को रख दिया, तो वहाँ पे ब्लैक कलर जो होता है हमें वहाँ पे दिखाई देता है, स्लाइटली ब्लैकिश कलर की अपीयरेंस हो जाती है। तो ये मर्क्यूरी क्लोराइड का एडवर्स इफेक्ट होता है, एडवर्स इफेक्ट इसका ये रहता है। और मर्क्यूरी क्लोराइड जो होता है ये भी आपका क्रॉस लिंकिंग फिक्सेटिव होता है। मर्क्यूरी क्लोराइड भी आपका क्रॉस लिंकिंग फिक्सेटिव सॉल्यूशन से। मर्क्यूरी क्लोराइड यूज होता है आपके टिश्यू सैंपल के अंदर फैट को स्टेन करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, लिपिड इन्वेस्टिगेशन जब हमें करना रहता है या माइटोकॉन्ड्रिया का डिटेक्शन अगर हमें करना है तो भी हम इसका यूज करते हैं। और भी अगर हमें आयरन कंपोनेंट अगर देखना है, आयरन या न्यूक्लियर कंपोनेंट को अगर दिखना है हमें, तो ऐसी कंडीशन में हम इसका यूज करते हैं इस फिक्सेटिव सॉल्यूशन का। जब भी हमें टिश्यू सेक्शन के अलग अलग कंपोनेंट को देखना रहता है, सेल्यूलर इन्वेस्टिगेशन जब हमें करना रहता है डिटेल वाइज, तो हम मर्क्यूरी क्लोराइड जो होता है इसका हम यहाँ पे उपयोग करते हैं। बस इसका एक एडवर्स इफेक्ट ये होता है, हार्मफुल इफेक्ट भी बोल सकते हैं इसको, ब्लैकिश कलर जो होता है ये आपका यहाँ पे शो करता है मर्क्यूरी क्लोराइड। फिर हमें इसको ट्रीट करना जरूरी होता है। ट्रीट करने के लिए हम जब भी स्टेनिंग करते हैं तो वहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट का हम यूज करेंगे जिसकी हेल्प से ब्लैकिश कलर जो होता है आपका टिश्यू सेक्शन से रिमूव हो जाता है। तो मर्क्यूरी क्लोराइड फिक्सेटिव एजेंट है। फिर आता है आपका पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड, एल्कोहल और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये तीनों भी आपके फिक्सेटिव एजेंट है। इनका भी हम यहाँ पे देखते हैं पिक्रिक एसिड। अब पिक्रिक एसिड जो रहता है, पिक्रिक एसिड येलोइश कलर जो होता है उसको शो करता है, येलो कलर आपका पिक्रिक एसिड शो करता है। जैसे मर्क्यूरी क्लोराइड जो था
ब्लैक कलर शो कर रहा था, अगर लंबे समय तक हम उसके अंदर फिक्स्ड करके रखेंगे। वैसे पिक्रिक एसिड जो होता है वो आपका येलो कलर जो होता है, स्लाइटली येलोइश कलर जो होता है, हमें यहाँ पे दिखाई देता है, हल्का सा येलो कलर जो होता है टिश्यू सेक्शन के अंदर दिखाई देता है। पिक्रिक एसिड जो होता है वो आपका यूज होता है अलग अलग टाइप के सेल्यूलर इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए। सेल्यूलर इन्वेस्टिगेशन जब हमें करना होता है तो वहां पे हम पिक्रिक एसिड का यूज करते हैं। ये आपका यूज होता है टीथ सैंपल, बोनी सैंपल, बोनी टिश्यूज, फाइबर्स का जब हमें इन्वेस्टिगेशंस करना होता है, जैसे कि कोलेजन फाइबर्स हो गए, कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स। तो जब भी हमें फाइबर्स इन्वेस्टिगेशन करना होता है, ये आपके प्रेजेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर। तो कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स का हम स्टेनिंग करते हैं, तो वहाँ पे हमें पिक्रिक एसिड जो होता है वो आपका यूज होता है। या आपके इपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज या न्यूरो टिश्यूज जो होते हैं, उनके सेल्यूलर कंपोनेंट को अच्छी तरीके से फिक्स्ड करने का एक काम करता है। फिर आता है आपका एल्कोहल। एल्कोहल जो होता है ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड होने वाला फिक्सेटिव सॉल्यूशन है आपका, मोस्ट कॉमन यूज होने वाला जनरली 70% इथाइल एल्कोहल सॉल्यूशन जो रहता है आपका वो यूज होता है। मोस्ट कॉमनली 70% इथाइल एल्कोहल सॉल्यूशन जो रहता है इसी फिक्सेटिव का हम यूज करते हैं। ये आपका डिहाइड्रेटिव एजेंट भी रहता है एल्कोहल, डिहाइड्रेटिव एजेंट का भी ये काम करता है। जब भी हाइड्रोजन आयंस को अगर हमें रिमूव करना होता है, जब भी हम टिश्यू सेक्शन को फिक्स करते हैं या वॉश करते हैं स्क्रीनिंग के अंदर, तो वहाँ पे भी आपका अल्कोहल जो होता है उसका यूज़ किया जाता है। ये ट्रीट करता है टिश्यू सेक्शन को और वहाँ से हाइड्रोजन आयन जो होते हैं आपके बाहर निकल जाते हैं। तो चाहे वो डिहाइड्रेशन करना हो या रिहाइड्रेशन करना हो, दोनों में हम अल्कोहल का यूज़ करते हैं। और स्मीयर को जब हमें फिक्स करना है या ऑर्गन को जब हमें फिक्स करना है, तो वहाँ पे भी हम अल्कोहल सॉल्यूशन जो होता है इसका हम यूज़ करते हैं। अल्कोहल अलग-अलग टाइप में मिलता है आपको, जैसे कि इसके भी अलग-अलग टाइप्स होते हैं, जैसे एथेनॉल सॉल्यूशंस होता है, मेथेनॉल होता है। अलग-अलग टाइप के इंग्रेडिएंट यहाँ होते हैं, अलग-अलग टाइप्स में आपका अल्कोहल सॉल्यूशन जो होता है वो क्लासिफाइड रहता है। इथाइल अल्कोहल के नाम से आपका एथेनॉल जाना जाता है। मेथेनॉल जो होता है मिथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन रहता है। टिश्यू सेक्शन को फिक्स कर देता है, सेलुलर सैंपल को फिक्स करने का काम करता है। जब भी हम इसमें प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पे भी जब हम स्लाइड बनाते हैं, तो स्लाइड बनाने के बाद हमें जब फिक्स करना होता है तो वहाँ पे भी हम अल्कोहल सॉल्यूशन जो होता है इसका हम यूज़ करते हैं। ये आपका लिक्विफाइड फॉर्म में भी रहता है, लिक्विड फॉर्म में भी रहता है, ये स्प्रे फॉर्म में भी रहता है। जैसे कि स्प्रे फिक्सेटिव यूज़ होते हैं, तो स्प्रे फिक्सेटिव के अंदर भी आपका अल्कोहल जो होता है इसका यूज़ किया जाता है। जब भी हमें साइटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जब हमें करना रहता है तो वहाँ पे हम स्प्रे फिक्सेटिव यूज़ करते हैं, जिनके अंदर अल्कोहल ईथर सॉल्यूशन जो होता है वो आपका मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है। फिर आता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है ये यूज़ होता है आपके कभी भी जब भी हमें इन्वेस्टिगेशंस करना होता है, इन्वेस्टिगेशंस इन माइक्रो बायोलॉजिकल लेवल पे जब हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, यानी कि टिश्यूज के अंदर जब हमें एंटीजन और एंटीबॉडीज का जब हमें डिटेक्शंस करना होता है, इम्यूनोपैथोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, इम्यूनो हिस्टोपैथोलॉजी, इम्यूनोहिस्टोपैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जब भी आपका होता है तो वहाँ पे हम पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है इसका हम उपयोग करते हैं। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो रहता है आपका स्पेशली जब भी हमें न्यूरो डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, न्यूरो डिसऑर्डर्स के कंडीशंस में हम इसका यूज़ करते हैं। या जो आपके इन्फ्लामेटरी कंडीशंस हो जाती है, बहुत सारी इन्फ्लामेशंस के अंदर भी इसका यूज़ होता है। तो इन सारी कंडीशन में जब भी हम पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस करते हैं ऑर्गन या टिश्यूज का, तो ऐसी कंडीशन में जब हमें फिक्स्ड करना होता है तब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है इसका हम उपयोग करते हैं। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाते हैं, ब्रेन टिश्यूज वगैरह जब आते हैं हमारे पास, स्पाइनल कोर्ड से जब कोई सैंपल लिया गया है तो अब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट का उपयोग कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की इंफ्लामेटरी कंडीशन अगर पेशेंट की बॉडी के अंदर हो गई है तो वहाँ पे भी हम इस फिक्सेटिव सॉल्यूशन जो रहता है इसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के फिक्सेटिव सॉल्यूशन होते हैं। फिर आता है आपका ओस्मियम टेट्राक्साइड। ओस्मियम टेट्राक्साइड जो रहता है वो आपका यूज होता है यहाँ पे साइटोलॉजी एरिया में भी ये आपका उपयोग होता है और हिस्टोपैथोलॉजी में भी ये आपका यूज होता है। तो अलग अलग टाइप के फिक्सेटिव आएंगे, जैसे कि एक आएगा आपका कंपाउंड और एक आएगा माइक्रो एनाटोमिकल। तो माइक्रो एनाटोमिकल फिक्सेटिव जो रहते हैं वहां पे भी आपका ये यूज होता है। माइक्रो एनाटोमिकल फिक्सेटिव के अंदर भी ओस्मियम टेट्राक्साइड यूज होता है और ये आपके साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव के अंदर भी यूज होता है।
दोनों प्रकार के सॉल्यूशन जो रहते हैं, यानी कि दोनों प्रकार के फिक्सेटिव कंपोनेंट के अंदर पोटेशियम या ओस्मियम टेट्राक्साइड जो होता है आपका यूज होता है। सेल्यूलर इन्वेस्टिगेशन जब हमें करना होता है डिटेल वाइज या अल्ट्राथिन माइक्रोस्कोपी जब हम करते हैं बायोप्सी सैंपल की, तब हम ओस्मियम टेट्राक्साइड जो होता है इसका उपयोग करते हैं। फिर आता है आपका एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड भी कॉमन फिक्सेटिव सॉल्यूशन है, यूज होता है साइटोलॉजी एरिया में, और हिस्टोपैथोलॉजी में भी आपका एसिटिक एसिड यूज होता है। एसिटिक एसिड आपके सेल्यूलर कंपोनेंट के अंदर एसिडिक कंपोनेंट जो रहता है, जब भी हमें न्यूक्लियर स्टडी करनी होती है, न्यूक्लियर स्टडी जब हमें करनी होती है, या न्यूक्लियर एसिड जिसको हम बोल सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड जिसको हम बोलते हैं, यानी कि डीएनए और आरएनए का इन्वेस्टिगेशन जब हमें करना होता, डीएनए आरएनए टेस्टिंग जब हम करते हैं, या आरएनए स्टेनिंग हम लगाएंगे, डीएनए स्टेनिंग भी हम लगाते हैं, तो दोनों की स्टेनिंग जो होती है, या कहीं पे भी अगर आपको जेनेटिक लेवल पे इन्वेस्टिगेशन करना है, तो वहाँ पे हम एसिटिक एसिड जो होता है ये फिक्सेटिव यूज होता है। जब भी ये फिक्सेटिव हम यूज करेंगे तो ये आपके एसिडिक कंपोनेंट जो होते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म में एरिया के अंदर भी जो एसिडिक कंपोनेंट होगा उसको भी ये स्टेन करेगा। एसिडिक ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे कि डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए जिसको हम बोलते हैं, राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए। तो ये दोनों कंपोनेंट जो होते हैं इनको जब भी हमें इन्वेस्टिगेशन करना होता है, इनका डिटेल मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जब हमें देखना होता है, तब हम एसिटिक एसिड फिक्सेटिव जो होता है इसका हम उपयोग करते हैं। तो अलग अलग टाइप के रिएजेंट या सोल्यूशन जो होते हैं यहाँ पे यूज होते हैं फिक्सेशन के प्रोसेस के अंदर। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए आप एमएलटी एजुकेशन पॉइंट के साथ।